वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सल्तनत काल पढ़ने वाले हैं क्योंकि मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है और उससे रिलेटेड जो मुस्लिम आक्रमण हमें पढ़ने थे वो पढ़ चुके हैं। आज से सल्तनत काल शुरू हो रहा है और इसमें हम लोग डेली जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं, वो सभी कवर करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है, जीएस सेक्शन कवर होता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा चुकी हूँ, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हो चुका है, पॉलिटी भी कराई है, लेकिन अभी एंशियंट हिस्ट्री आप लोग पूछ रहे थे तो वो नहीं हुआ है। टॉपिक वाइज एंशियंट हिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन अभी मैंने जो सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कराना है वो नहीं कराया। तो जैसे ही मध्यकालीन भारत का इतिहास खत्म होता है, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट भी हो जाएंगे और रिविज़न भी आप कर पाएंगे। अभी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये दोनों क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो दोपहर में आती है और रात को 9 बजे मॉक टेस्ट आता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अभी प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल को लेकर के कोई कंफ्यूजन ना रहे और आपको अलग अलग से सोर्सेज ना ढूंढने पड़े और आप एक ही जगह तैयारी कर पाएँ, बेहतर ढंग से प्रैक्टिस कर पाएँ, जो आप कट ऑफ क्वालिफाई कर सकें, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं उन पे कांटेक्ट करेंगे, दे दी जाएगी। चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो शासक या वंश आता है, तो सबसे पहले शासक रहते हैं गुलाम वंश के, ठीक है, जिन्हें हम मामलूक वंश भी मानते हैं। तो मामलूक शासक या गुलाम शासक कौन कौन से हुए, तो सबसे पहले हम वही लिस्ट देखेंगे कि इसमें कितने शासक हुए, कौन कौन से थे, किसका समय सबसे ज़्यादा रहा, किसका समय सबसे कम रहा, और क्रोनोलॉजी भी तैयार करनी होती है, और इसके अलावा किसने कौन कौन सी उपाधि ली थी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में जो इनका काल है दिल्ली सल्तनत का, वो 1206 से 1526 रहता है। यहाँ पे जितने भी शासक हुए वो लगभग सभी सुल्तान की उपाधि लेते हैं, इसलिए इसको सल्तनत काल कहते हैं। इसके बाद में मुगल काल आ जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन सा शासक रहता है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। इसे ऐब कैसल भी बोलते हैं। 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। इसे पील बख्श, लाख बख्श, कुरान ख्वां, हातिम द्वितीय, ये सारी उपाधियां मिली थी। मलिक, सिपह सालार, ये दोनों उपाधि मोहम्मद गोरी ने दी थी, ठीक है। तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसी ने नींव रखी थी गुलाम वंश की। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम है। इसके बाद कुछ समय के लिए आराम शाह आता है 1210 ईस्वी में, लेकिन इल्तुतमिश का शासन ज़्यादा समय तक रहता है, आराम शाह नहीं रह पाता गद्दी पे, वो हम आगे पढ़ेंगे। इल्तुतमिश को ये जो दिल्ली सल्तनत का या फिर जो गुलाम वंश है, इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है और ये 1210 से 1236 ईस्वी तक रहता है। अगर इसकी हम जो उपाधियां हैं वो देखेंगे तो सुल्तान सईद, इसका मतलब होता है भाग्यशाली सुल्तान, और ये किसने कहा था, तो मिन्हाज ने कहा था। इसके अलावा कौन कौन सी उपाधि थी, तो सुल्तान आजम, नासिर, अमीर उल मोमिन और खलीफा ने उपाधि दी थी उसे। गुलामों का गुलाम, मकबरों का पितामह, अभिलेखों में ईश्वर की भूमि का संरक्षक, और ईश्वर की भूमि का संरक्षक के साथ साथ ईश्वर के सेवकों का सहायक भी कहा गया है। ये सारी इसकी क्या हो जाती हैं, उपाधियां होंगी। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी में शासक बनता है। रजिया इसका पूरा नाम था, जलालात उद्दीन रजिया, ये 1236 से 1240 ईस्वी तक रहती है। इसकी उपाधि थी उम्दतुल निस्वा। मुइजुद्दीन बहराम शाह, ये 1240 से 1242 ईस्वी तक रहता है। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246, इसकी उपाधि दरवेश थी। नासिरुद्दीन महमूद, ये 1246 से 1265 तक रहता है और मिन्हाज ने ही नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान और सुल्तानुस सलातीन कहा है। अब इसी के बाद अगला एक शासक जिसके बारे में आप काफ़ी पढ़ते हैं, एग्जाम में प्रश्न भी बनते हैं, वो था बलबन। तो बलबन का जो मूल नाम था वो बहाउद्दीन था और उपनाम था बलबन खुर्द। 1266 से 1287 ईस्वी तक ये शासक रहता है। गियासुद्दीन इसने अपनी उपाधि ली थी, जब सुल्तान बना तब वह उपाधि धारण की थी गियासुद्दीन की। उलूग खां की उपाधि ली थी, जिसे महान खां बोलते हैं। नियाबते खुदाई और जिले इलाही की भी इसने उपाधियां ली थी।
इसके बाद कैकुबाद और कैमूर दो शासक रहते हैं। कैकुबाद 1287 से 1290 तक रहता है और कैमूर आखिरी शासक बनता है 1290 में ये गुलाम वंश का। ठीक है, तो गुलाम वंश के लिए आपको ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम सा इल्तुतमिश, इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश से। इसके बाद रजिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना रहता है और फिर आपको बलबन, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में पूछा जाता है। नासिरुद्दीन, हाँ, महमूद और बलबन, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। चलिए आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली का जो ये संस्थापक है ये कौन था, किसने किस स्थान में कौन से किले का निर्माण किया या किससे संबंधित है। अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो इसको तैयार रखना है। तो दिल्ली का संस्थापक दिया गया है अनंगपाल तोमर। इसका मूल नाम था बिलान देव। अन्य नाम क्या था दिल्ली का, तो इंद्रप्रस्थ याद रखिए, योगिनीपुर, कुव्वतुल इस्लाम, इस्लाम का प्रमुख केंद्र था इसलिए बगदाद द्वितीय भी बोलते हैं। तोमर वंश के शासक दिल्ली के नाम से इसको दिल्ली का नाम पड़ जाता है, वो दिल्ली कहते थे। ठीक है, अनंगपाल द्वितीय को लालकोट दुर्ग और अनंग ताल नामक दिल्ली के प्राचीनतम जल निकाय कार्यों का श्रेय दिया जाता है। राजस्थान के बिजोलिया अभिलेख जो है 12वीं सदी में चौहान शासक विग्रहराज द्वारा ढिल्लिका अर्थात दिल्ली जीतने की चर्चा उस अभिलेख में की गई है। 13वीं सदी के पालम बाउली अभिलेख में दिल्ली को किसी उधारा नाम के व्यक्ति द्वारा निर्मित बतलाया गया है और अभिलेख में तोमर और चौहान शासकों के बाद मोहम्मद गोरी से बलबन तक के सुल्तानों की सूची शक कहकर दी गई है। सरबन अभिलेख है 14वीं सदी का। इसमें दिल्ली के इतिहास के साथ साथ दिल्ली के सुल्तानों को तुर्क अर्थात तुर्क कहकर के संबोधित किया गया है। 1192 में पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है तराइन का युद्ध। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। 1193 ईस्वी से दिल्ली भारत में गोरी के राज्य की राजधानी बन गई। मोहम्मद हबीब के अनुसार दिल्ली सल्तनत ने 1192 में तराइन युद्ध में जन्म लिया था और 1526 में पानीपत की रणभूमि में कुछ मील दूर अपनी अंतिम सांस ली। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किलाए राय पिथौरा अर्थात पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग के चारों ओर निर्मित भवन महरौली दिल्ली के 7 नगरों में पहला था। देखिए, मैंने पिछली भी क्लास में कहा था आपको कैसे पढ़ना। आप किसी शासक के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके कौन कौन से अभियान रहे ये जानना जरूरी है, कौन सी उपाधि ली थी, उसके समय पर कौन कौन से विद्वान थे या कोई रचना हुई हो तो वो हमें जाननी रहती है। इन्हीं के इर्द गिर्द आपको किसी शासक के बारे में पढ़ना होता है। तो अगर कुतुबुद्दीन द्वारा कोई स्थापत्य का निर्माण किया गया है या फिर कोई भी शासक रहा है उसने कुछ बनवाया है तो वो भी हमें याद करना होता है। तो आप किसी भी शासक के बारे में पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे उसके अभियान कौन कौन से हैं, दूसरा उसके समय पर अगर कोई विद्वान या उनकी रचनाएं हैं उनको तैयार करेंगे, तीसरा उसके द्वारा जो स्थापत्य रहे हैं उनकी जानकारी और जो उपाधि ली। ठीक है, इतना तो जरूर पढ़ना रहता है। तो इल्तुतमिश ने अब क्या किया कि इसके जो शासनकाल को हजरत दिल्ली अर्थात प्रतिभाशाली दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा। इसामी जो थे इन्होंने कहा अरब, खुरासान, चीन, बुधारा और अन्य स्थानों में प्रसिद्ध व्यक्तियों ने मधुमक्खियों की भांति पंक्ति बनाकर दिल्ली में निवास किया, जैसे पतंगे के झुंड दीपक को घेर लेते हैं। सर्वप्रथम बलबन द्वारा दिल्ली के चारों जो कोने हैं इन पर भोजपुर, पटियाली, कंपिल और जलाली में 4 किलों का निर्माण कराया था। बलबन का नाम याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 में क्या बना, तो सीरी द्वितीय दिल्ली के रूप में जानी गई। उसने यहाँ वृत्ताकार अलाई किला या कुश के सीरी का निर्माण करवाया था जिसमें 7 द्वार थे। बर्नी ने सीरी को सहरे 9 या फिर 9 नगर कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के चारों ओर रक्षात्मक 4 दीवारी का निर्माण कराया था। गियासुद्दीन तुगलक ने यहाँ तुगलकाबाद शहर बसाया और दिल्ली का तीसरा नगर था। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो भी स्थापत्य कला से प्रश्न बनते हैं तो उनको भी एक बार हम लोग देखते चल रहे हैं, फिर आगे की क्लास देखेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां पनाह नगर बसाया था, कहां पर, दिल्ली का ये चौथा नगर था। जहां पनाह नगर राय पिथौरा तथा सीरी के मध्य स्थित था। तो फिरोज तुगलक ने यमुना नदी के किनारे क्या बनवाया था, फिरोजाबाद नगर बसाया था। दिल्ली का ये 5वां नगर हो जाता है। ठीक है, आज का फिरोजाबाद ही फिरोज शाह कोटला है। ठीक है, और सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने 1434 ईस्वी में यमुना के किनारे मुबारकाबाद नगर का निर्माण कराया था। ठीक है, जब शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो यहाँ शेरगढ़ या दिल्ली शेर शाही नामक नगर बसाया था। ये दिल्ली का 6ठा नगर हो गया। तो आपको सारे नगर याद रखने और उनका निर्माण किसने कराया था। बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीनकर दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बनाया। 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। मध्यकालीन भारत का प्रथम और एकमात्र हिंदू राजा हेमू था जिसने 1556 ईस्वी में दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था।
शाहजहां ने 1638 ईस्वी में यहाँ शाहजहानाबाद नगर की नींव डाली थी और 1648 ईस्वी में इसको मुगलों की अंतिम राजधानी बनाया गया था। ठीक है, दिल्ली की इमारतों को ही केंद्र में रखकर सर सैयद अहमद खान ने आसार रुस्नादीद की रचना की थी। 1206 ईस्वी में 1526 ईस्वी तक, मतलब 1206 से 1526 ईस्वी तक कुल 5 वंश हुए हैं। इन्होंने 320 वर्षों तक शासन किया। सबसे अधिक समय तक अगर आपसे पूछा जाएगा तो तुगलक वंश ने शासन किया। कितना? 94 ईयर याद रखेंगे। सबसे कम शासन काल किसका रहा है? तो खिलजी वंश का रहा है। केवल 30 वर्ष ही ये शासन कर पाए थे। अगर शासकों में पूछ लिया जाए किस शासक ने सबसे अधिक वर्षों तक शासन किया, तो बहलोल लोदी का नाम रखिएगा याद, क्योंकि 38 साल तक शासन करता है। और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक का नाम याद रखेंगे। फिरोज तुगलक, इसका कार्यकाल कितना रहा? तो 37 वर्षों तक इसने शासन किया था। ठीक है, दोनों का नाम याद रखेंगे। 1236 से 1296 ईस्वी तक कुल 10 सुल्तानों ने शासन किया था। फिर 1236 से 1246 की अवधि में 5 सुल्तान बनाए गए। नासिरुद्दीन, खुसरो शाह, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी, ये सुल्तान हिंदू माँ की संतान थे। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन दे करके, 4 ऑप्शन, कि इनमें से कौन सा हिंदू माँ की संतान था, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा सुल्तान हिंदू माँ की संतान नहीं था। तब आपको नासिरुद्दीन, खुसरो शाह, गियासुद्दीन तुगलक का, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी, इनका नाम याद रखना कि ये हिंदू माँ से उत्पन्न संतानें थी। सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। उसका जो साम्राज्य था कुल 23 प्रांतों में विभाजित था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान था वो नासिरुद्दीन महमूद था, जो कि तुगलक वंश का भी अंतिम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो सुल्तान इब्राहिम लोदी था वो लोदी वंश का भी अंतिम सुल्तान था। और मोहम्मद हबीब के अनुसार मध्यकालीन भारत का बौद्धिक इतिहास शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से तथा राजनीतिक जो इतिहास है वो अलाउद्दीन खिलजी से प्रारंभ होता है। अब ऐसा क्यों कहा है वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे हर एक शासक के बारे में, तो आपको पता चलेगा उनके अभियान, उनके द्वारा भू राजस्व में क्या क्या सुधार किए गए हैं, कर व्यवस्था से भी रिलेटेड चीज़ें देखने वाले हैं, एकता संबंधी जो चीज़ें हैं वो सारी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हमने स्थापत्य से संबंधित या कुछ और फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन सल्तनत काल से, वो हमने देखे हैं। कल हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और आगे कंटिन्यू करेंगे, गुलाम वंश को पढ़ेंगे और फिर ऐसे ही करके सारे वंश कंप्लीट हो जाएंगे और फिर ये जो मुगल वंश है उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगली क्लास में आती हूँ। आप तैयारी कर रहे हैं और आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। अदर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।